आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा में आप सभी का मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं। इस साप्ताहिक परिचर्चा में हम आज विकलांगता और इससे जुड़ी विभिन्न जानकारियों के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है, किंतु जिस तरह से हमारे समाज की में एक विकलांग व्यक्ति से व्यवहार किया जाता है, उसे देखकर यह जरूर लगता है कि विकलांग होना किसी अभिशाप से कम नहीं। विकलांग व्यक्ति के साथ उसके परिवार, उसके समाज, उसके कार्यक्षेत्र तथा शिक्षण संस्थान में बहुत सी ऐसी अमानवीय व्यवहार होते हैं कि जिनके कारण उसे खुद के विकलांग होने पर अफसोस होता है। विकलांग व्यक्ति के साथ इस तरह का अवांछित व्यवहार शायद इस वजह से भी होता है क्योंकि उसे अपने कानूनी अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला के भाग 2 में आज हम विकलांगजनों के अधिकार व उनके संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस विषय पर मैं विस्तृत जानकारी देने के लिए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी के स्वागत के लिए मैं सवीना जहां से आग्रह करता हूं कि वो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता का एक संक्षिप्त परिचय दे। सवीना जहां। धन्यवाद मुकेश। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है दीदी, आ रही है। आप सभी को मेरा सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला भाग 2 में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का, प्रोफेसर ललित डडवाल जी का, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का, विनोद योगाचार्य जी का, संजीव शर्मा जी का स्वागत है। मुकेश कुमार व अन्य सभी सदस्यों का स्वागत करती हूँ जो इस परिचर्चा में सम्मिलित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारी श्रृंखला भाग 2 का मुख्य विषय है दिव्यांगजनों के अधिकार व उनका संरक्षण, जिसमें मुख्य वक्ता रहेंगे प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जनसंचार व पत्रकारिता में विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में नोडल ऑफिसर विकलांगता के बारे में कार्यरत हैं। साथ ही आप हिमाचल प्रदेश के राज्य विकलांगता सलाह बोर्ड में विशेषज्ञ सदस्य के रूप में चयनित हैं। आप हिमाचल प्रदेश से राज्य बाधा रहित चुनाव के समन्वयक के रूप में चयनित हुए हैं। आप हिमाचल प्रदेश राज्य मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के सदस्य हैं। आप उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ ना जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते आ रहे हैं। सामाजिक कार्यों को हमेशा आपने महत्वता दी है। आपने विकलांग विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए सदा आवाज उठाई है। वह जब तक उनका अधिकार न मिले आपने हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है। चाहे वो फ्री एजुकेशन हो या एमफिल पीएचडी में एक अतिरिक्त सीट का मामला हो। आपके व्यक्तित्व और आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का बखान चंद शब्दों में नहीं किया जा सकता। आप जैसे महान व्यक्ति का हमारे बीच उपस्थित होना व आपके विचारों को सुनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी को। आप आज के विषय दिव्यांगजनों के अधिकार व उनका संरक्षण पर विस्तृत प्रकाश डालें व हमें आशीर्वाद दें। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम समाज में जिस प्रकार से काम करने का प्रयास करते हैं उसमें विकलांगता या दिव्यांगजन, उस पर हमारा विशेष फोकस है। ऐसे तो उमंग फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और काफी समय से हम काम कर रहे हैं और बिना किसी गवर्नमेंट की या डोनर एजेंसी की फंडिंग के हम ये सारे काम संचालित कर रहे हैं समाज के सहयोग से। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत से विद्यार्थी जैसे कि मुकेश कुमार, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आज जिस
की शुरुआत की श्री गणेश किया, वो खुद एक ही इज ऑल्सो अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड परसुइंग पीएचडी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। सबीना जहां जो अभी बात कर रही थी, वो भी एक दिव्यांग या विकलांगता वाली छात्रा है, जेआरएफ है और हिंदी विभाग से पीएचडी कर रही हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज, जो कि दोज हु आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और अदरवाइज जो नहीं भी हैं डिसेबल्ड, वो भी हमारे साथ यूथ जुड़े हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लॉ डिपार्टमेंट के हमारे प्रोफेसर और दोस्त प्रोफेसर ललित डडवाल जी भी जुड़े हैं, क्योंकि एक दिन इन्होंने मुझे कहा था कि एक विद्यार्थी राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से पीएचडी के लिए काम करना चाहता है। तो मैंने उनको आज रिक्वेस्ट की कि आप भी थोड़ी देर के लिए जुड़े, आप लॉ के प्रोफेसर हैं, हम तो आपसे सीखेंगे, लेकिन इन बच्चों के लिए कुछ हम ऐसा दे पाएं जो कि इनको जीवन में इनके सशक्तिकरण के लिए थोड़ा बेहतर हो सके, वो हमारी कोशिश है। तो आज के इस कार्यक्रम में जितने लोग मैंने जो अभी यूपीएससी में जो हमारा विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ है, जिसने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, उसको भी मैंने आज सुबह बात की थी। मैंने कहा था तुम भी जुड़ना। वो बोल रहा था कि चूंकि छोटे से गांव का रहने वाला है, सिरमौर जिले के, तो वो बोल रहे थे कि शायद घर में काफी भीड़ भाड़ हो रही है, लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, तो मैं शायद 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन कर पाऊंगा। लेकिन वो हमारे पूर्व छात्र हैं, इसलिए हमें खुशी है कि एक विद्यार्थी जो कि आज काफी चर्चा में है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस प्रकार से कई ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में अचीवर हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमारी बेटी प्रतिभा चौहान, प्रतिभा ठाकुर, वो भी एक जो है विजुअली इम्पेयर्ड है, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल है। मुकेश शास्त्री जो जेबीटी लग गए, वो भी हमारे जो कि क्या कहते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी, सतीश ठाकुर जी हैं, वो भी जुड़े हुए होंगे। तो ये सारे लोग समाज में जो हम एक मशाल जला करके चल रहे हैं, इसको आगे से आगे रोशनी फैलाएंगे। इस उद्देश्य से हमने इन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है और शुरुआत की है। अब मैं अपने बिल्कुल मुद्दे की बात पर आता हूं कि जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की, या जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, जो हालांकि दिव्यांग शब्द अच्छा नहीं है, बहुत डेरोगेटरी शब्द है, एक नकारात्मक इससे हमें नोशन इसमें दिखाई देता है, और हम हिंदी में इसको विकलांग के तौर पर रूढ़ हो चुका है। लेकिन सही शब्द इसका जो है वो जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है, एक दिन प्रोफेसर डडवाल मेरे से बात भी कर रहे थे कि वो है पीडब्ल्यूडी, यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसका अर्थ है कि व्यक्ति पहले एक व्यक्ति है, उसके बाद विद डिसेबिलिटी है, या विद एनी रिलीजन है, विद एनी कास्ट है, विद एनी क्रीड है, विद एनी नेशनलिटी है, लेकिन सबसे पहले वो व्यक्ति है। तो हमें व्यक्ति को सम्मान देना है, तो हम इसको विकलांग जन हिंदी में बोल सकते हैं, और गवर्नमेंट के लेवल पर इसको दिव्यांग जन कहा जाता है। हमारे देश में बहुत देर से इन सारे मामलों को लेकर के बहस की या सोचने की शुरुआत हुई। परंपरा के तौर पर देखें तो हमारे ध्यान में ये आता है कि हमारे यहाँ एक सबसे पहला मॉडल चैरिटी मॉडल था। हालांकि मैंने डिसेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, मैं बिल्कुल इस मामले में इलिटरेट हूं। समाज में इन्हीं बच्चों के साथ काम करते करते मैंने जो कुछ सीखा है वो आप सबके सामने में शेयर करना चाहता हूं। तो हमारे समाज में सोच क्या थी? चैरिटी मॉडल, कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हालांकि मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूं, मैं सिर्फ जो हमारी धारणाएं हैं उसको ही मैं यहां पर बताना चाहता हूं एक बैकग्राउंडर के तौर पे, कि ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बनाने में भगवान से कुछ गलती हो गई, या जिनको सजा के तौर पर बनाया गया क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे, और या उनके माता पिता ने, उनके जो और पूर्वज थे, उन्होंने पाप किए होंगे, जिन पापों की सजा इनको मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें दखल देना मानव का कोई कर्तव्य नहीं बनता है। सजा तो इनको काटनी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी इतना ध्यान रखा गया एक मानवीयता का हमारे समाज में,
पूरे भारत में ही नहीं, दुनिया भर में इस प्रकार की सोच थी कि ये लोग जो है चूंकि जीवित हैं इसलिए इनको रोटी, कपड़ा, शेल्टर ये चीजें मिल जाएं, यानी धूप छांव से बच सके, इनको रोटी मिल जाए, भूखे ना मरे, और जो निर्वस्त्र ना रहे इनको, क्योंकि समाज में रहते हैं तो इनको कोई न कोई कपड़े मिल जाएं। ये एक धारणा जो है चैरिटी मॉडल हम इसको कहते हैं। इसमें बहुत से चैरिटी मॉडल में चीजें हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं कि हमारे साथ में ये धारणा, जब अंग्रेज आए तो इसको एक बीमारी के तौर पर देखा गया, उसको एक मेडिकल मॉडल यहां पर धीरे धीरे करके आना शुरू हुआ कि ये लोग बीमार हैं, इनको इलाज की भी जरूरत है, अगर जरूरत पड़ती है तो इनका इलाज भी करा दिया जाए क्योंकि ये बीमार लोग हैं। आज तक भी वो मानसिकता हमारी समाप्त नहीं हुई है। जो गवर्नमेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांगता प्रमाण पत्र बनाती है, उसको भी सारे हमारे जो लोग हैं, जो जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, उनके माता पिता, रिश्तेदार या हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक के टीचर्स, उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं कहते हैं, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट वो होता है जो किसी बीमारी के बाद बनता है, जिसमें आदमी फिट भी हो सकता है या जीवन भर उस बीमारी से ग्रस्त रहता है। डिसेबिलिटी इज नॉट अ डिजीज बट ए सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिना। ये एक सामाजिक और आर्थिक भी है ना। वो उस प्रकार की एक हमारे यहाँ जो है वो एक स्थिति है जो बीमारी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, वैसे जो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या जो विकलांग हैं वो भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी अपने आप में बीमारी नहीं है। जिसको बीमार समझना जो है हमारे यहाँ जो माना जाता है वो ठीक नहीं है। तो अब हम किस मॉडल की बात करते हैं? वो मॉडल है ह्यूमन राइट्स या राइट्स मॉडल, जो कि उनको मानव मात्र मानता है और जो अधिकार ना तो उनको बीमार मानता है, ना पूर्व जन्मों की उनको सजा मानता है, उनको सिर्फ मानव मानता है। जैसे हमारे समाज में विविधता है, कोई छोटे कद का है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के बाल सफेद हैं, कोई हिंदू है, कोई दूसरे रिलीजन का है, कोई बिल्कुल हमसे भिन्न प्रकृति का है, क्योंकि उसका रूप, रंग, हाव भाव, भाषा हमसे नहीं मिलती है, कहीं बाहर से आया है, दूसरे देश से आया है। उसी विविधता का हिस्सा हमारे यहाँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या विकलांग या जिनको दिव्यांगजन कहते हैं, वो लोग भी उसी विविधता का हिस्सा हैं। जिस प्रकार से हम ये नहीं कहते हैं, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसा शायद मानते होंगे कि अगर आप हिंदू हैं तो आपने पूर्व जन्म में जो है पाप किए होंगे, अगर मुसलमान हैं तो पूर्व जन्म के पाप होंगे। जब इस प्रकार की बात समाज में अच्छी नहीं मानी जाती है तो इस वर्ग को भी हम इस दृष्टि से बिल्कुल नहीं देख सकते। इसका पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। समाज में जो व्यापक विविधता है ये वर्ग भी उसका हिस्सा है, और ये हिस्सा आज नया नहीं बना है। जब से मानव जाति है तभी से, जब से सृष्टि की रचना हुई और मानव की उत्पत्ति हुई, तभी से हमारे यहाँ उसी विविधता में विकलांग जन भी शामिल थे। हमने अष्टावक्र के बारे में सुना होगा। अष्टावक्र हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं और वो इतने महान थे कि उनकी वो शास्त्रार्थ में उनके सामने कोई टिकता नहीं था, और ये कहा जाता है कि उनका शरीर अष्टावक्र, 8 स्थानों से उनका शरीर वक्र था, यानी मुड़ा हुआ था। ही वॉज ए सीवियरली डिसेबल्ड पर्सन, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं। लेकिन जब उनको एक बार शास्त्रार्थ में राजा के यहाँ गए और उनको देख करके लोगों ने, जो वहां बड़े बड़े विद्वान, धुरंधर, संस्कृत और वेदों के मर्मज्ञ आए थे, उन्होंने जब उनको देखा तो उन पर हंसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति या विद्वान है, क्योंकि ये चमड़े को देख करके मेरे चाम को, यानी कि मेरी स्किन के कलर को, मेरी डिफॉर्मिटीज को, मेरी विकलांगता को देख करके हंस रहे हैं। मेरे बारे में तो इन्होंने कुछ जाना ही नहीं है। उनको ऋषि की संज्ञा दी गई। तो यानी कि पौराणिक काल से हमारे यहाँ विकलांगता हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। इसी प्रकार से हम सूरदास की बात करते हैं। एक महाकवि सूरदास हैं, लेकिन वो बिल्कुल दृष्टिबाधित थे।
और हम सब जानते हैं, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ मैं बैकग्राउंडर के तौर पे बता रहा हूं। उस मानसिकता को लेकर के कि इनको रोटी, कपड़ा और शेल्टर दे दो, हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पर या कहीं पर सड़क के किनारे या जब हम बस में जाते हैं, कुछ लोग आते हैं हाथ में भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं, और यही मानसिकता हमारे समाज की लगातार बनी रही कि ये लोग एक भिखारी किस्म के लोग हैं, इनको भीख की आवश्यकता है, इनको रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, चाय पिला दो, इससे अधिक कुछ भी नहीं सोचते हैं। आज भी हमारे यहां ऐसे मानसिकता के लोगों की कोई कमी नहीं है। हम उमंग फाउंडेशन की ओर से और पूरे देश और हमारे प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस मानसिकता को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चूंकि मैं मीडिया का व्यक्ति हूं, मीडिया का स्टूडेंट हूं, प्रैक्टिसिंग जो है जर्नलिस्ट रहा हूं, तो मैं मीडिया की सेवाओं का पूरा उपयोग करता हूं और मीडिया एडवोकेसी के तौर पर मैं लगातार इस जो एक रूढ़िवादी मानसिकता है उसको तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं कि ये मानसिकता जब टूटेगी तभी हम सही मायनों में आधुनिक समाज की संरचना कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहूंगा जो हमारे यहाँ कानूनी स्थितियां हैं। कानूनी स्थिति में हमारे यहाँ पहले हम अगर 20वीं शताब्दी की बात करें तो सबसे पहला कानून आया हमारे यहाँ 1912 में। 1912 का जो एक्ट है वो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है, जो हमारे यहाँ विधि विभाग के विद्यार्थी जुड़े हैं वो सब जानते हैं, और प्रोफेसर डडवाल तो चूंकि लॉ के प्रोफेसर हैं, इतने सीनियर हैं, वो अगर कहीं पर भी मेरे से कुछ गलती होगी तो आप लोग मुझे ठीक भी कर सकते हैं क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी नहीं हूं। 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट आया। ल्यूनेसी कहते हैं जो कि ल्यूनर यानी कि चंद्रमा की कलाओं से जिसके मस्तिष्क पर कोई असर पड़ता हो और वो कलाओं के बढ़ने और घटने के साथ साथ उसका मनोरोग बढ़ता हो और फिर बाद में जो है पूर्णमासी के बाद घटने लगता हो, उसको हम ल्यूनेटिक कहते थे। और इंडियन ल्यूनेसी एक्ट बहुत ही नकारात्मक और डेरोगेटरी शब्द है, लेकिन ये एक्ट था क्योंकि मनोरोग हमारे यहाँ एक आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी है, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। वो एक्ट 1947 के बाद भी चलता रहा। देखिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उनमें समझ थी, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स हमें दिए, लेकिन जो मानवाधिकारों की स्थिति थी उसको उस संदर्भ में, क्योंकि उनकी जिस प्रकार की स्कूलिंग एजुकेशन, जो लॉ की एजुकेशन, वो बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में, अमेरिका में और दूसरे देशों के पढ़े हुए थे ज्यादातर लोग उसमें, जिसमें भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर भी हैं। तो ऐसे लोगों ने हमें मानवाधिकार तो दिए, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, लेकिन वो कानून उसके बाद भी बहुत अधिक समय तक चलते रहे। और 1947, क्योंकि ये डिसेबिलिटी लॉ है बेसिकली, जब हम डिसेबिलिटी लॉ पढ़ते हैं तो डिसेबिलिटी लॉ में भारत में पहला कानून हमें इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 मिलता है। उसके बाद दूसरा कानून आता है 1987 का मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ये भी बहुत ही नकारात्मक और खराब कानून था, लेकिन चूंकि आजादी के बाद बना था इसलिए इसमें मानवाधिकारों की कुछ हद तक दखल रहा मानवाधिकारों का, और कुछ हद तक इसमें मानवाधिकार प्रोटेक्ट होते रहे। लेकिन पूरी तरीके से ये कानून, हम जिसको कहते हैं मानवाधिकारों की कसौटी पर, आधुनिक सोच की कसौटी पर, ये कानून जो है बिल्कुल खरा नहीं उतरता था। इसके बारे में मैं पिछले रविवार को विस्तृत चर्चा कर चुका हूं जब हमने बेसहारा मनोरोगियों के मानवाधिकार और उनके संरक्षण पर बात की थी। इस कानून को लागू किया गया 1987 में, और 1912 से लेकर 1987 तक वही एक नकारात्मक इंडियन ल्यूनेसी एक्ट चलता रहा। 87 से लेकर के और 2017 तक यही कानून चलता रहा। 2017 में एक कानून आया जिसका नाम था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। लेकिन उससे पहले जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं 1992 में 1992 में RCI एक्ट आया, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो इसमें टीचिंग से जुड़े हुए हैं, लॉ से जुड़े हुए हैं, वो लोग सब समझते हैं
कि आरसीआई क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992। इस कानून में मुख्य तौर पर यह बात थी कि जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, नियामक संस्थाएं हैं, उसी प्रकार से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए जो कुछ इनको पढ़ाया जाता है, जो ट्रेनिंग और टीचिंग इम्पार्ट की जाती है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसका नियमन करने के लिए, उसका एक दायरा और एक स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए ये कानून 1992 में लाया गया। और इसी से अप्रूव्ड केसे जो कोर्सेज हैं वो कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी संस्थान तभी पढ़ा सकता है जब आरसीआई ने इसको अप्रूव किया हुआ हो। अगर आरसीआई से अप्रूव्ड कोर्स नहीं है तो उसमें ट्रेनिंग और टीचिंग इम्पार्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को नहीं की जा सकती है। ये संविधान के दायरे में बनाया गया कानून है। 1992 के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक कानून आया जिसकी बैकग्राउंड में एक बीजिंग कॉन्फ्रेंस थी, जो चीन की राजधानी बीजिंग है, उसमें दिसंबर 1992 में एक एशिया पैसिफिक एक कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसमें मोटे तौर पर बात थी कि जितने उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए लोग थे या उसके दस्तावेज पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए, उनकी प्रतिबद्धता थी कि विकलांगता को लेकर के नई आधुनिक सोच विकसित की जाए और उस सोच से उन लोगों को मानवाधिकार दिलाए जाएं जो कि विकलांग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, या जिन्हें अभी कुछ वर्ष से दिव्यांगजन कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस थी और भारत उस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ शामिल हुआ बल्कि उसके दस्तावेज पर उसने दस्तखत भी किए। इससे पहले भी भारत में विकलांगता अधिकार आंदोलन लगातार चल रहे थे और उन आंदोलनों का नतीजा था कि कुछ प्रशासनिक आदेशों से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हम जिनको कहते हैं, कुछ रियायतें या कुछ अधिकार विकलांग जनों को मिलने शुरू हो गए थे। जैसे कि कुछ प्रतिशत आरक्षण नौकरियों में, थोड़ा सा आरक्षण कहीं पढ़ाई में, लेकिन उसके पीछे फोर्स ऑफ लॉ नहीं थी। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म के कानून थे और कई जगह तो जैसे हिमाचल प्रदेश में कोई भी इस प्रकार का प्रावधान लागू नहीं था। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भारत सरकार के होते थे, हिमाचल प्रदेश में उनको इसलिए लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनको एडॉप्ट करने के बाद नोटिफाई नहीं किया, इसलिए। और कुछ छोटे छोटे हल्की फुल्की चीजें लागू भी होती थी जिनको हम प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नहीं कह सकते हैं। तो इस बैकग्राउंड में जब हम 1992 की कॉन्फ्रेंस को हम देखते हैं, ये बहुत लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिबद्धता सामने आई और उसमें भारत चूंकि शामिल था, दस्तखत किए थे, तो यहां पर बहुत आवाज जोर पकड़ने लगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कभी भी अभी तक भी इंडिपेंडेंट डिसेबिलिटी कमिश्नर नहीं बनाया। जिसके पास एडिशनल चार्ज होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास सोशल जस्टिस का, उसी को डिसेबिलिटी कमिश्नर का चार्ज भी दिया जाता है। जबकि जब हम कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास, तो वो कंप्लेंट होती है सेक्रेटरी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के खिलाफ। चोर जो अक्यूज्ड है, चोर का मतलब चोर नहीं है, जो अक्यूज्ड है, जो कि जो है अभियुक्त है, जिसके अगेंस्ट हम जो है कुछ आरोप लगा रहे हैं, वो व्यक्ति जज नहीं हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में वही व्यक्ति जज होता है जिसके विरुद्ध हम आरोप लगाते हैं। तो ये बिल्कुल डिफंक्ट है, जिसे ये जो मैकेनिज्म इसमें दिया गया था वो बिल्कुल यहाँ पर जो है उसका कोई भी पालन नहीं हो रहा है। इस प्रकार से 3% आरक्षण भी नहीं था, नौकरियों में भी नहीं था, शिक्षा में भी नहीं था, बार बार हमें कोर्ट जाना पड़ा। और शिक्षा में आरक्षण तो क्या, उसको तो उन बच्चों को स्कूलों में दाखिला देने से आउटराइटली मना कर देते थे। एक पोर्टमोर वाला केस जो कि मैंने लेटर पिटीशन की थी, वो बहुत लैंडमार्क केस है, उसकी मैं चर्चा थोड़ा बाद में करूंगा। इस बैकग्राउंड में हम देखें कि पूरी दुनिया में आंदोलन चले, हिमाचल प्रदेश में भी हम लोग और कुछ दूसरे ग्रुप लगातार कह रहे थे कि ये मामला जो है वो इस प्रकार का है जिसमें कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और कानून बनाना चाहिए।
लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। तो फिर राज्य सरकार ने तो उसमें कुछ खास नहीं किया। एक यूएन कन्वेंशन आया, यूएन कन्वेंशन है जिसको हम यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कहते हैं। ये 2006 में पास हुआ था। जो हम सब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र है, वो कोई भी ट्रीटी कुछ भी पास करता है तो उस पे जो हस्ताक्षर करने वाले देश हैं वो उनको लागू करना उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी काफी फजीयत होती है। तो उसमें उसको जब लागू करने की बात आई तो भारत, उसमें कहा गया है, मैं उसकी भी थोड़ी चर्चा करूंगा, उसमें कहा गया कि जितने देश हैं वो देश इसको लागू करें और उसको लेकर के इनैक्टमेंट करें, उसको कानून बनाएं। तो भारत में उस बैकग्राउंड में एक कानून बनाया गया जिसको हम कहते हैं राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2017 एक्ट कहते हैं। तो जो यूएनसीआरपीडी है उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें 8 जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें 8 मुख्य बातें हैं जिनको समझेंगे तो हमें दिव्यांग जनों के मानवाधिकार पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और हम सारे विद्यार्थी हैं या हमारे साथ कुछ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि ये सबको जानने की बात है कि ये क्या है। यूएनसीआरपीडी 2006 जो है उसका आर्टिकल 3 है, यानी कि उसका अध्याय 3 है, उसमें 8 जो है सामान्य जो है वो है सिद्धांत हैं। वो सामान्य सिद्धांत क्या है? नंबर 1, रेस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू मेक वंस ओन चॉइसेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन्स। यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति के अंतर्निहित जो उसका सम्मान है ना, उसके प्रति जो उसकी डिग्निटी है उसके प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। इंडिविजुअल के पास स्वायत्तता होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई जोर दबाव, प्रेशर, या जिस प्रकार से हमारे समाज में होता था कि हम उसको एक नाम दे देते थे, पागल कह देते थे, अंधा कह देते थे, लूंगड़ा लंगड़ा, कोढ़ी, काना, या जो भी नकारात्मक शब्द, गाली सूचक शब्द थे वो दे देते थे और उसका दायरा फिक्स कर देते थे कि इसको यही काम जो है करना है। इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसके खुद को, उसके अपनी चॉइसेस रखना और खुद के निर्णय लेना, ये इसमें शामिल किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण था। और दूसरा इसमें था नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आप दो व्यक्तियों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटी एंड नॉन डिसेबिलिटी वन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन 2 पर्सन्स। 2 लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी डिसेबिलिटी का है तो उसको इस कारण से कहीं पर भी उसके साथ बराबरी का व्यवहार ना किया जाए क्योंकि वो उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी का है, इसको इसमें खारिज किया गया। तीसरा था फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन द सोसाइटी। हम जब कहते हैं कि फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो, यानी कि हर चीज में उनका दखल हो, हर चीज में उनकी भागीदारी हो, हर चीज में उनकी आवाज हो। और यही नहीं, जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, तो हम एक नारा देते हैं पूरे देश भर में। ये नारा हम हमारे सारे विद्यार्थियों को, जो हमारे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज है, इनको सबको पता है, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। पहले कानून बना दिए जाते थे, थोप दिए जाते थे, और वो कानून थोपे हुए जो है वो इनके ऊपर थोप दिए जाते थे जिनको पता भी नहीं होता था। जैसे कि 1995 का, बीच में मैं इंटरप्ट खुद को ही कर रहा हूं, 1995 का कानून था। जब ये पार्लियामेंट में आया तो किसने ड्राफ्ट किया? उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का बिल्कुल नगण्य योगदान था। कुछ नाम के तौर पर कुछ लोगों को शामिल किया गया था, लेकिन उनकी बिल्कुल भी नहीं चली। और जब ये पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुआ ये कानून बनाने के लिए, तो हमारे माननीय सांसदों ने, जो माननीय है, जो लॉ मेकर्स हैं,
उनका ये आपस में उन्होंने खुसुर पुसुर कर ली, अरे ये दिव्यांगों के, विकलांगों, बेचारे, अंधे, गूंगे, लंगड़े, बहरे, काने, इनके बारे में इस पे क्या चर्चा करना, इसको ऐसे ही पास कर दो, ये बड़े पुण्य का काम है। हमारे माननीय सांसदों की मानसिकता और सड़ी गली मानसिकता थी, जिसको कि आज पूरी दुनिया नकार रही है। लेकिन उस 1995 में उसी मानसिकता ने हमें एक कानून दिया जो एक शुरुआत थी। इसलिए ये कानून एक शुरुआत तो थी, एक ब्रेक थ्रू तो था, लेकिन ये मानवाधिकार के संरक्षण करने वाला पूरी तरीके से ऐसा कानून नहीं था कि जिसको हम लंबे समय तक ढो करके चल सकते, या जिसको हम पूरी तरीके से एक अच्छा कानून मान सकते नहीं था। क्योंकि उसमें फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात नहीं थी, उसमें ह्यूमन डिग्निटी की बात बहुत लिमिटेड थी, और इंक्लूजन इन द सोसाइटी की बात भी बहुत सीमित थी। लेकिन जितनी भी थी, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो लॉ मेकर्स की मानसिकता पार्लियामेंट में थी वो हमारे राज्यों से ही तो चुन करके गए थे। हमारे राज्यों में भी लॉ मेकर्स की और डिसीजन मेकर्स की और ब्यूरोक्रेट्स की वही मानसिकता थी, आज भी वही मानसिकता है। लेकिन समाज में जो लगातार आंदोलन चल रहे हैं और जो एडवोकेसी हो रही है, मीडिया और सोशल मीडिया का रोल है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रोल है, उसकी वजह से उस मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। चौथा था इसी में, जो कि सामान्य सिद्धांत था, रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी। रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस, अगर मैं जैसा दिखता हूं, हमारे साथ सामने अंजना बैठी हुई है। अंजना ने घुमारवीं कॉलेज से बीए किया है और अभी हिस्ट्री में इनका दाखिला होगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं। सबीना और इनमें और मुझ में कुछ अंतर है, तो जो डिफरेंस है उसको रिस्पेक्ट दें। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उस पे जो है, और उनको स्वीकार करना चाहिए एज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। जो हमारा समाज है, ये लोग उसके हिस्सा हैं और उसी विविधता का हिस्सा हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनको बराबरी का, उनको अवसर मिलना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी, जिसके ऊपर हम लगातार फोकस करते हैं, और एक दिन हम सोच रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम हम एक्सेसिबिलिटी पे करेंगे। अभी हम एक्सेसिबिलिटी की बात हमने थोड़ी बहुत कभी की भी है, तो एक्सेसिबल इलेक्शंस को लेके की है, जो कि बाधा रहित चुनाव की बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी दिमाग में एक्सेसिबल इलेक्शंस की बात चलती है, लेकिन पूरा कार्यक्रम इस पर हो सकता है। और इसके बाद क्या कहते हैं, इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन। हम कभी और चर्चा करेंगे कि अगर कोई विकलांगता वाला पुरुष है और विकलांगता वाली महिला है, समाज में दोनों के बीच में भी भेदभाव होता है। इस रूढ़िवादी समाज में जो भेदभाव विकलांगों और गैर विकलांगों के बीच में होता है, वही दो विकलांगता वाले, दो जेंडर्स के बीच में भी होता है। उसमें भी बराबरी की बात की। रेस्पेक्ट फॉर इवॉल्विंग capacities of children with disabilities and respect for the rights of children with disabilities to preserve their identities। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये बात कही गई है कि जो इवॉल्विंग कैपेसिटीज हैं, ये सारे बच्चे या विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, इनमें जो क्षमताएं इवॉल्व कर रही हैं, उसको हम कुचल देते हैं, उसको हम दबा देते हैं, उसको हम मौका नहीं देते हैं। उसको सामने लाना, उनकी क्षमताओं को सामने लाना, उनकी कैपेसिटीज को सामने लाना, उसकी रेस्पेक्ट करना, और उनके राइट्स को, जो अपनी आइडेंटिटी को, किसी ब्लाइंड को या किसी व्हीलचेयर यूजर को जरूरत नहीं है अपने को पूरी तरीके से बदलने की, उसकी आइडेंटिटी है, उस सेपरेट आइडेंटिटी को का संरक्षण होना चाहिए। तो इस प्रकार के 8 सिद्धांत इस कानून में हमें देखने को मिलते हैं। ये जो यूएन कन्वेंशन है, और इसके बाद यूएन कन्वेंशन के बाद फिर आंदोलन तेज हुए, भारत में भी तेज हुआ, भारत से बाहर भी
आंदोलन चले और उसका नतीजा था कि हमारे यहाँ 2017 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है वो हमारे यहाँ लागू किया गया। 2017 का ये एक्ट है। ये हालांकि इसमें भी हम इसको बिल्कुल फुल एंड फाइनल एक्ट नहीं कह सकते हैं, इसमें भी खामियां हैं, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो हमारे समाज में ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए जो समझ विकसित हुई, जो इवॉल्व हुई, उसको लेकर के हम एक इसको बेहतर कानून कह सकते हैं। इस कानून में बहुत सी खूबियां हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां 7 डिसेबिलिटीज पिछले कानून में 1995 के कानून में आइडेंटिफाई की गई थी, इसमें कुल आइडेंटिफाई की गई विकलांगताएं जो हैं वो 21 हैं। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं इनके नाम भी बता देता हूं, क्योंकि सबके ध्यान में वो बातें एक बार आ जाएंगी। हालांकि कोई इतना महत्व नहीं है इसका कि कौन कौन सी विकलांगताएं हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताने की बात है। सबसे पहले ब्लाइंडनेस, लो विजन, फिर लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स जो कि पिछले कानून में भी थी, जिनको कुष्ठ रोग हो गया है और जो क्योर हो चुके हैं, जो लेप्रेसी क्योर्ड हैं। उसके बाद हियरिंग इंपेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि जो बिल्कुल प्रोफाउंड डेफ है, जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, और जो हार्ड ऑफ हियरिंग है, जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है, वो भी इसमें शामिल है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हम जानते हैं कि जिनको चलने में या हाथ से काम करने में कुछ डिसेबिलिटी है, इंपेयरमेंट है, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। हम इसको हिंदी में शारीरिक विकलांगता कहते हैं। फिर डॉर्फनेस, डॉर्फनेस हम कहते हैं जिनका कद सामान्य कद से थोड़ा छोटा होता है, उसको भी हमने डिसेबिलिटी माना। 7वीं डिसेबिलिटी है जिसको कि पिछले कानून में कहा गया था मेंटल रिटार्डेशन, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दिया गया है क्योंकि यूएन कन्वेंशन ने इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा। फिर है मेंटल इलनेस, जो मनोरोग है, मनोरोग भी जो है वो एक डिसेबिलिटी है, पिछले कानून में भी थी। फिर है ऑटिज्म एंड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म हम जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक व्यक्ति होते हैं, वयस्क होते हैं, और वो ऑटिज्म उसमें अलग डिसेबिलिटी के तौर पे नहीं था, वो मेंटल रिटार्डेशन में ही समाहित किया गया था। फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जो कि प्रोग्रेसिव है, उसमें मसल्स डेड होते रहते हैं और वो एक समय इतने डेड हो जाते हैं कि हाथ पैर बिल्कुल, हाथ पैर, गर्दन या कोई भी बॉडी का मूवमेंट जो मसल्स से होता है वो बिल्कुल डेड हो जाता है, वो फिर चलते नहीं है। ये प्रोग्रेसिव है, शुरुआती दौर में जो है वो कम रहता है, धीरे धीरे करके अगर इसमें फिजियोथेरेपी और इसमें इसका सही मायनों में डॉक्टर की सलाह, जो इसके एक्सपर्ट हैं, ना की जाए तो बिल्कुल 100% डिसेबिलिटी भी इसमें हो जाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पिछले कानून में ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में शामिल था। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन यानी ब्रेन हमें ऑर्डर करता है, न्यूरोलॉजी से ही हम पूरा शरीर हमारा गवर्न होता है। तो अगर क्रोनिक काफी लंबे समय से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे हमें इंपेयरमेंट है, बॉडीली इंपेयरमेंट है, शरीर में कहीं ना कहीं कुछ काम करने में दिक्कत है हमारे अंगों में, वो भी है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, कुछ स्पेसिफिक जैसे कि ये होती है जो तारे जमीन पर जो पिक्चर देखी होगी वो उसको डिसेबिलिटी को कहते हैं, मुकेश क्या कहते हैं उसको, नाम ध्यान से उतर गया सर। वो डिसकैलकुलिया थी ना 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 डिसकैलकुलिया नहीं सर, नहीं, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया उसी के डिसलेक्सिया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें डिसकैलकुलिया भी एक है, जिनको की कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स नहीं आती, लेकिन ब्रॉडली इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी मानते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी ये जो है मतलब हमारे सामने लर्निंग डिसेबिलिटी के तौर पे आती है। फिर मल्टीपल सिरोसिस, मल्टीपल सिरोसिस होते हैं स्किन में, त्वचा में स्पर्श की दिक्कत होती है, उनको स्पर्श का पता नहीं चलता है और सही प्रकार से शरीर काम नहीं करता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कानून में बहुत उन लोगों के साथ अन्याय किया गया था जो सुन तो सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, उनको स्पीच में दिक्कत थी।
तो उस कानून वो क्या कहता था, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग को तो उसमें मानता था, लेकिन डेफ उसको कहा जाता है जो प्रोफाउंड डेफ होता है, यानी कि जो कान में जिसको सुनने में जन्मजात दिक्कत है, तो उसकी वॉइस कॉर्ड ठीक होती है, बोलने की उसकी क्षमताएं विकसित हो सकती हैं, लेकिन जब वो सुनता नहीं था तो उसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। जब सुनाई नहीं देगा तो कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है। तो जो लोग सुन सकते थे लेकिन वॉइस कॉर्ड में जिनकी दिक्कत थी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से जिनकी स्पीच इंपेयरमेंट था, उसमें उनको नहीं माना गया एक डिसेबल्ड के तौर पे। तो इसमें और लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिनको लैंग्वेज में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है, स्पीच में दिक्कत है बेसिकली, तो वो इसमें शामिल किए गए। फिर इसमें 16वें नंबर पे थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया को लेकर के भी हमने समाज में काफी जागरूकता का काम किया उमंग फाउंडेशन की ओर से, और काफी हमारे इसमें अचीवमेंट भी हैं, बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सबकी जानकारी के लिए थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये अनुवांशिक है, जेनेटिक है, जीन्स के थ्रू आता है, जिसमें कि ये माना जाता है कि ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ब्लड सेल्स बनते हैं, वो इतने फ्रेजाइल या नाजुक होते हैं कि उनका लाइफ स्पैन, उसकी जीवन समय बिल्कुल कम होता है, बनने के थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को, और धीरे धीरे जब बढ़ते हैं, उनको उम्र और वेट के हिसाब से उनको लगातार रक्त चढ़ाना पड़ता है, कभी हफ्ते में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार, कभी 2 महीने में एक बार, और कभी हफ्ते में 2 बार भी, ये डिपेंड करता है। इसको भी एक डिसेबिलिटी माना है। एक हीमोफीलिया भी ऐसे ही ब्लड डिसऑर्डर है। फिर सिकल सेल डिजीज भी ब्लड डिसऑर्डर है। ये जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, इनको डिसेबिलिटी तो माना है, ये मैं बीच में क्लैरिफाई कर दूं, डिसेबिलिटी तो माना है इस कानून ने, लेकिन जो मैं कह रहा हूं फ्लॉज हैं, इसमें खामियां हैं। इसको डिसेबिलिटी माना है। एजुकेशन में इनको अधिकार दिए गए हैं, जो 4% रिजर्वेशन जो है स्कूल लेवल तक, और हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन वो इनको मिलेगा। इनको स्कॉलरशिप वगैरह में भी है प्राथमिकता, और बाकी, लेकिन इनको जॉब्स में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, नौकरियों में इनके पास आरक्षण नहीं है। इसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। देखिए ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एक से अधिक जिसकी विकलांगताएं हैं, इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। डेफ ब्लाइंडनेस पिछली में कहीं पर भी चर्चा नहीं होती थी, या तो उनको डेफ का सर्टिफिकेट मिल जाता था या उनको ब्लाइंड का। कोई ऐसा व्यक्ति जो डेफ भी हो, यानी कि जिसको सुनाई भी नहीं पड़ता हो, और ब्लाइंड भी हो, जो जन्म से डेफ होगा वो बोल भी नहीं सकता है, यानी उसके पास स्पीच भी नहीं है, हियरिंग पावर भी नहीं है, और दिखाई भी नहीं देता है। तो वो जो है हमारे बीच में, जिसको हम डेफ ब्लाइंड कहते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे एक लेखक मित्र भी मुझे दिख रहे हैं, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, श्री सीताराम शर्मा। ये बहुत अच्छे कवि और साहित्यकार हैं। ये हमारे साथ बहुत एक नैतिक समर्थन हमें देते, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश का एक जाना माना साहित्य में और कविता के क्षेत्र में नाम है, और समाज में भी इनका काफी एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी इनका दायित्व ये निभाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र भी जुड़े हैं, जो उमंग फाउंडेशन के साथ हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हमारे साथी हैं। तो इसके बाद आता है डेफ ब्लाइंडनेस। जिन्होंने ब्लैक मूवी देखी होगी, जिसमें रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन थे, तो रानी मुखर्जी की जूनियर और सीनियर दोनों को जो यहाँ सेंसिटाइज करने आया था, वो उसका नाम था जमीर नूरुद्दीन ढाले, जिन्होंने सेंसिटाइज किया था। वो एक बड़े मल्टीनेशनल एनजीओ में, सेंस इंटरनेशनल में, वो एक सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं, और वो डेफ भी हैं, ब्लाइंड भी हैं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, वो जो है सोशल मीडिया पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल ट्रेवल पूरी तरीके से वो अकेले करते हैं, और क्योंकि उनको जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का वो पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें उनके पास जो है वो जो अधिकार मिले हैं, उसके इस्तेमाल करने से उनको जो है एक आत्मबल आ जाता है। और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम जानते हैं। ब्लाइंड लोग टॉकिंग सॉफ्टवेयर से काम कर लेते हैं, वो तो सुन भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने, 15-20 साल से कॉन्फ्रेंसेज में मुझे मिलते हैं और बात करते हैं। इसके ऊपर कभी और डेफ ब्लाइंडनेस के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज मैं भूल गया, मैं उनको भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहता था,
लेकिन वो मेरी गलती है, कभी डेफ ब्लाइंडनेस पे कार्यक्रम में एज रिसोर्स पर्सन हम उनको लाएंगे, तब आपको लगेगा कि एक डेफ ब्लाइंड ग्लोबली कितना एक्टिव होता है। वो बहुत बड़े पैकेज पर काम करते हैं और एक एसेंस इंटरनेशनल में, और अभी वो जिनेवा में उनको कंसल्टेटिव स्टेटस यूएन, इसका यूएन में जो है मिला हुआ है, और वो जिनेवा अभी पिछले साल फ्लाइट से जाने वाले थे और उनको डिबोर्ड कर दिया गया दिल्ली एयरपोर्ट पे। तुरंत ही उन्होंने ट्वीट किया पीएम को, राष्ट्रपति को, मंत्री को और डीजीसीए को, और अगली फ्लाइट से मजबूरी में उनको उस एयरलाइंस को भेजना पड़ा। ये उस डेफ ब्लाइंड की ताकत है जो हमारे संविधान ने और हमारे कानून ने दी है, और जिसका वो पूरा उपयोग करते हैं। फेसबुक पर एक्टिव हैं, वो व्हाट्सएप करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमारा यूएनसीआरपीडी या जो हमारा 2017 का कानून कहता है, उसका पूरी तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर एक होते हैं एसिड अटैक विक्टिम्स। एसिड अटैक विक्टिम्स हम जानते हैं जिनके ऊपर एसिड से हमला होता है, खास करके हमारी बहनें, जिनके ऊपर कुछ नौजवान जो है वो एक आपराधिक किस्म के काम में शामिल होते हैं और उनसे बदला लेने के लिए उनके ऊपर हमला करते हैं एसिड से, उनको भी इस कानून में मान्यता दी गई है। और फिर 21 या लास्ट इसमें जो डिसेबिलिटी है, पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज आप लोग इस कारण से समझेंगे कि दुनिया में हमारे समकालीन जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए वो थे प्रोफेसर हॉकिंस। तो वो पार्किंसंस डिजीज से पीड़ित रहे और इसलिए पार्किंसन को दुनिया ने जाना, क्योंकि प्रोफेसर हॉकिंस जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी दी, वो इसके प्रणेता बने, जो हिलडुल नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे, खाली पलक उनकी झपक सकती थी, इसके अलावा बॉडी में उनका कोई भी मूवमेंट नहीं था। और इतने बड़े वैज्ञानिक, जब हम अष्टावक्र की बात करते हैं तो वो आधुनिक काल के सबसे महान वैज्ञानिक 20वीं और 21वीं शताब्दी के हमारे अष्टावक्र हैं, वो एक ऋषि तुल्य हैं। तो मैं इसलिए ये सब बातें आपके सामने बैकग्राउंड के तौर पे कह रहा हूं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को अगर उनकी क्षमताओं को विकसित होने का मौका दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति बन सकता है अष्टावक्र, कोई भी व्यक्ति बन सकता है प्रोफेसर हॉकिंस, और कोई भी व्यक्ति बन सकता है हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट, प्रोफेसर, जेआरएफ, या जो भी वो बनना चाहे वो बन सकता है अगर हम उसको ये मौका दें। अब समय कम रह गया है, इसलिए मैं मोटे तौर पर इस कानून की, जो हमारा 2017 का कानून है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये वन वे कम्युनिकेशन ना रहे, हमारे साथ बड़े प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं और हमारे इतने प्रबुद्ध विद्यार्थी जुड़े हैं, ये प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम जरूर रखें। इसमें सबसे पहले मैं आता हूं, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हैं और टीचर्स भी कुछ हैं, तो ये सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा में मैं एक बात बीच में टोक दूं मैं कि खुद को कि जिनकी हम उसको विकलांग मानते हैं, जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक होती है, उससे कम वाला विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है और उसको कोई भी रियायत या कोई भी फैसिलिटीज उसको नहीं मिल पाती है। दूसरा इसमें बात आती है कि 40% किस प्रकार से डिसाइड होगा, 40% या उससे अधिक। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक नॉर्म्स बनाए हुए हैं और उस नॉर्म्स के तहत इनको जो है वो माना जाता है कि ये लोग उनको उसके जो है पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स से वो लोग जो है मतलब डिसेबिलिटी में शामिल किए जाते हैं। 40% या उससे अधिक उनको हम मान लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो कानून है वो कानून है वो जो इसमें जो राइट्स दिए गए हैं वो है एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स में है राइट टू एजुकेशन, ये आरटीई एक्ट में भी था। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा था उसमें भी ये था कि 6 से 14 साल तक के सामान्य बच्चे और 6 से 18 साल तक के जो हमारे विकलांग बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट था। लेकिन इस कानून में भी बहुत से फ्लॉज हैं, जो 2017 का भी है। इसमें भी उसमें कहा गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जबकि हमने भी टेकअप किया था भारत सरकार के साथ, लेकिन उसमें सुधार नहीं हुआ। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, लेकिन इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट।
अब एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट को उस जगह पे डिफाइन नहीं किया गया है, बाद में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते चले आए हैं, लेकिन वो भी एक्सेसिबिलिटी के पार्ट में एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट इसमें डिफाइन नहीं किया गया। एक ब्लाइंड बच्चे के लिए पढ़ाई का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा, हियरिंग इंपेयर्ड के लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा, व्हील चेयर यूजर या जो हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी वाला है उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं उनके लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए होगा। तो इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है, इसलिए इसको लागू करने में स्कूलों में बहुत मुश्किल आती है। और हैरानी की बात यह है कि कानून बनने के बाद भी जो हमारे चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं उनको उन्हीं बच्चों के बराबर बैठ करके पढ़ने पे मजबूर किया जाता है जो कि चिल्ड्रन विद नॉर्मल और एबव नॉर्मल आईक्यू है। यानी कि आप उनको कह रहे हैं कि एक मछली को आप कह रहे हैं कि आप पेड़ पर चढ़ो, उसकी क्षमताओं को, उसके गुणों को, कि वो कितना तेज तैर सकती है, किस प्रकार से कलाबाजियां खा सकती है, किस प्रकार से पेड़ पौधों के बीच में खुद को छिपा सकती है और हमसे ज्यादा फुर्ती से तैर सकती है, उसको आप कह रहे हैं कि आप पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, नहीं तो तुम डफर हो, तुम फेल हो जाओगी। अरे मछली के लिए जो उसकी क्षमताओं के आकलन करने का पैमाना एक बिल्ली, बंदर या किसी कोई पक्षी उसके समान नहीं हो सकता है। पक्षी से हम कहें कि तुम जो है समुद्र के अंदर गोते लगा करके मछली की तरीके से आओ, नहीं तो तुम डफर हो, ये नहीं हो सकता है। तो ये सारी खामियां इस कानून में भी हैं। लेकिन मोटे तौर पर इसमें जो हमें कुछ दिखता है वो है कि किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत दाखिला लेने का अधिकार है। उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 18 साल की उम्र तक दी गई है, लेकिन दाखिले का उसको किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता है कि ऑन द बेसिस, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन में आता है वो, ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी वन स्टूडेंट कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन इन एनी स्कूल, गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई भी स्कूल में उसको एडमिशन डिनाई नहीं हो सकता है। फिर क्या होता है, जिसके लिए हमने अभी प्रयास किए हैं और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इन बच्चों की सहायता से, जिसमें मुकेश, सतीश, सबीना, अंजना और तमाम बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद जी हैं, ये इनकी सहायता से हम एक्सेसिबिलिटी को लेकर के हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अभी हमारे यहाँ लिफ्ट, रैंप और एक्सेसिबल टॉयलेट्स वगैरह बड़े पैमाने पे काम चल रहा है। 5 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है यूनिवर्सिटी में। मुझे इसलिए खुशी होती है कि वो PIL कराने के पीछे भी इन बच्चों की बैक में था और नोडल ऑफिसर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेसिबल एनवायरनमेंट एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, नोडल ऑफिसर भी मैं हूं, तो उस काम कराने की जिम्मेवारी भी का सौभाग्य भी मेरे पास है। तो एक्सेसिबल एनवायरनमेंट चाहिए, एक्सेसिबल फैसिलिटी चाहिए, फिर रीजनेबल अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट। इसमें स्कूलों में बहुत मुश्किल आती है। ये जो टीचिंग कम्युनिटी है, मैं खुद एक टीचर हूं, मैं इसको ज्यादा क्रिटिसाइज तो सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मानसिकता है उसी चैरिटी की और मेडिकल मानसिकता से ऊपर नहीं उभरे हैं अभी हम सारे टीचर्स। और अभी भी हम एक इंडिविजुअल को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको इस सोसाइटी में, उस स्कूल में, कॉलेज में उसको इंक्लूजन के लिए उसको हम एकोमोडेट नहीं करते हैं। उसके लिए हम रीजनेबल एकोमोडेशन, थोड़ी बहुत अगर रियायत कहीं करनी है और उससे वो इंक्लूड हो जाए। इस कानून का मकसद है इंक्लूजन, लेकिन इसी कानून के सहारे से उसको एक्सक्लूड किया जाता है। हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी कुछ वर्ष पहले तक इसी रास्ते पर चल रहा था, जिसके लिए हम लोगों को बार बार हाई कोर्ट जाना पड़ा। अभी स्थितियां थोड़ी बदली हैं और जो हमारे वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार, ये खुद बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और इनके समय में हमें ये सारे हमारे जो जितने स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज हैं जानते हैं, इनको कोई मुश्किल इनके समय में नहीं आ रही है, लेकिन स्कूलों और कॉलेजेस में अभी भी बहुत मुश्किल है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा अवश्य करूंगा। इंश्योर दैट द एजुकेशन ऑफ पर्सन्स हु आर ब्लाइंड और डेफ और बोथ are imparted in the most appropriate language and modes
एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, एक ब्लाइंड व्यक्ति है, वो कैसे उसको आप ट्रेनिंग और टीचिंग इम्पार्ट करेंगे, डेफ को आप कैसे करेंगे, कितना मुश्किल काम है। और जो डेफ ब्लाइंड है उसको तो फॉर्मल स्कूलिंग के लिए उसके कोई सिलेबाई भी नहीं है, कोई सिलेबस ही इवॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन हम अपनी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की बात करते हैं, एक ब्लाइंड व्यक्ति है, उसकी क्षमताओं को हम ना देख करके कह देते हैं कि ये ब्लाइंड है, इसको तो दिखाई नहीं देता। पोर्टमोर स्कूल में 2011 में 3-4 बच्चों के लिए जब मैंने प्रयास किया, जब उनको एडमिशन इनकार कर दिया था, उस समय की जो हमारी मैम थी, वहां की प्रिंसिपल थी, जिनके हस्बैंड सीनियर ब्यूरोक्रेट होते थे, आईएएस ऑफिसर थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उसी प्रकार का उनका कुछ रुझान था कि इंसान को इंसान ना समझा जाए। तो उसी एटीट्यूड में उन्होंने कहा था कि जब मैं उनके पास गया कि ये अंधी लड़कियां कैसे पढ़ेंगी, ये तो नहीं पढ़ सकती, जबकि तीनों ने फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिकुलेट पास किया हुआ था। फिर अल्टीमेटली मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा, जस्टिस कुरियन के पास इन पर्सन में जाके मिला और उन्होंने मेरी चिट्ठी को पीआईएल जो है घोषित कर दिया और पीआईएल के तौर पे ट्रीट किया गया। तो इन बच्चों के लिए आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में एडमिशन डिनाई कर देते हैं, फिर एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट देने की एक्सेसिबल फॉर्मेट में जो लैंग्वेज होनी चाहिए, इन बच्चों के लिए लैंग्वेज ब्रेल है और टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर है, यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी है। ब्लाइंड बच्चे उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी हम देखेंगे, अभी काफी चर्चा में है, ये सारे बच्चे हमारे चर्चा में हैं, जिसमें कि हमारी मुस्कान, जो कि अमेरिका तक जाकर के आई एक फेलोशिप पे, जो यूथ आइकॉन है, तीसरी बार हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बेहतरीन सिंगर हैं, जिसमें हमारी बेटी क्या कहते हैं प्रतिभा ठाकुर है, जो कि पीएचडी कर रही है, हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी के कोटे से उनका एडमिशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। मुस्कान पीएचडी कर रही है म्यूजिक में। तो इनके लिए एप्रोप्रिएट लैंग्वेज पहले ब्रेल हुआ करती होगी, अब वो एप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है, फॉर्मेट जो है, वो टॉकिंग सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उनके लिए फॉर्मेट एक प्रोवाइड करती है। हियरिंग इंपेयर्ड हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में कोई भी नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि हम उनको एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में जो एक्ट कहता है टीचिंग और ट्रेनिंग इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वो सुन नहीं सकते हैं, आप उस फॉर्मेट में बोल रहे हैं, आपकी वॉइस है, और जो साइन लैंग्वेज उनको आती है वो फॉर्मेट आप नहीं समझते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल हो, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर हम स्मार्ट क्लासरूम से क्लास लें, ये बच्चे भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे एजुकेशनल राइट्स हैं। और इसके अलावा और भी इसमें अधिकार हैं कि हर प्रकार की जो हमारी एक्टिविटी होंगी, जैसे लाइब्रेरी की एक्टिविटीज हैं उसमें बराबरी की हिस्सेदारी, खेल की एक्टिविटीज हैं उसमें हिस्सेदारी, डिबेट, डिक्लेमेशन या जो कोई भी इसमें जो है पार्टिसिपेशन है, वो पूरा पार्टिसिपेशन इन लोगों को भी दिया जाएगा। तो ये इसमें एक मुख्य तौर पर है बात। फिर इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात है, जो मैंने पहले कही। मुख्य बात पर आता हूं कि एक इसमें प्रोविजन है कि 4% रिजर्वेशन इन सीट्स अप टू लोअर लेवल, मींस जिसको हम +2 तक कहते हैं, और 5% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, जिसको कॉलेज एंड एबव कहते हैं। तो ये चीजें इसमें शामिल की गई। इसके साथ साथ ये भी इसमें शामिल किया गया कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं उनको होम एजुकेशन भी दी जाए, यानी कि जो सीवियर डिसेबिलिटी के हैं, जो स्कूल के फ्रेमवर्क में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनको घर जाके होम बेस्ड एजुकेशन का भी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में दुर्भाग्य है कि सुनने और समझने की क्षमताएं जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी में कम है, और शिकायत निवारण की स्थितियां यहाँ बिल्कुल खराब हैं, खत्म है। तो ये होम बेस्ड एजुकेशन एक नाम मात्र की चल रही है। ये एक जिसको हम कहेंगे कि ये कुछ भी इसमें काम नहीं हो रहा है। तो ये एजुकेशन में इनके मुख्य तौर पर जो है वो हम इसमें शामिल करते हैं। एजुकेशन के बाद हम स्किल डेवलपमेंट की भी बात करेंगे। इनको वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे स्किल डेवलपमेंट दूसरे लोगों का होता है, वैसे ही स्किल डेवलपमेंट इन लोगों का भी होगा। मैं थोड़ी एजुकेशन की जब बात कर रहा हूं तो इसमें मैं एक उस केस का जिक्र जरूर करूंगा,
क्योंकि हमारे पास कुछ शायद कानून के विद्यार्थी भी जुड़े होंगे। 2011 में जब पोर्टमोर स्कूल के मामले को मैं लेकर के जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस जो है कुरियन जोसेफ साहब के पास गया, उन्होंने बहुत मेरे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया और एक लेटर मैंने उनको दिया जो नेक्स्ट डे PIL लग गया और उसमें पोर्टमोर स्कूल को इंक्लूसिव स्कूल डिक्लेयर किया गया और फ्री एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड उसमें उनके लिए हो गई। फिर मैंने बाद में जो केस चलता रहा, मैंने रिजॉइंडर फाइल किया तो उन्होंने कि भाई एक स्कूल सिर्फ लड़कियों का क्यों, लड़के भी तो हैं। तो उसके बाद नाहन, नगरोटा बगवा और जोगिंदर नगर उसी PIL का पार्ट था, वहां पर रेजिडेंशियल स्कूल भी इंक्लूसिव डिक्लेयर हुए। इसमें से कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो इन स्कूलों से पढ़ करके आगे निकले हैं और अभी BA और MA तक में आ गए हैं, क्योंकि ये 2011 का मामला मैं बता रहा हूं। तो ये एक हो गया। फिर वही PIL आगे चलती रही। 2015 में जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की डिवीजन बेंच ने जिसको कि फाइनली जिसके ऊपर जजमेंट दिया, उसमें कहा कि इनको they have fundamental right under Article 21 right to life, और उसको right to life के साथ कनेक्ट किया कि every child with disability is entitled to have or get education free of charge up to university level। मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में और राज्यपाल से कह करके बाकी यूनिवर्सिटीज में इसको मैंने, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट की, उसको मैंने लागू करा दिया, लेकिन सरकार के कान बंद रहे और इन्होंने उसको लागू नहीं किया। इसको अभी स्कूल में 2018 से और 2020 से इसको कॉलेज लेवल पर लागू किया गया। तो अभी हमारे यहाँ, हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मेरी जनहित याचिका के बाद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात तो 18 वर्ष तक थी, फ्री एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल ये फर्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश में जिसमें कि ये फैसिलिटी बच्चों को मिली हुई है। हमारे बहुत से बच्चे अभी जो PhD स्कॉलर्स हैं, लगभग 15 बच्चे हमारे PhD कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी होंगे और अभी कुछ बच्चे 5, 7, 8 बच्चे अभी और आने वाले हैं PhD में। तो वो बच्चे भी फ्री एंड कंपल्सरी फ्री एजुकेशन यहां से लेंगे। और इसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स बहुत कम थी। मेरी PIL पर स्कॉलरशिप बढ़ा करके 500-600 रुपए से 3000 रुपए कर दी थी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर। और अभी अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रह करके BA और MA करता है तो उसको 3750 रुपए मिलेंगे। और एक आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे और ग्रुप में हमारे, और यदि कोई व्यक्ति डे स्कॉलर है, रोज कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता आता है, तो उसको 2200-2300 रुपए के आसपास उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। सिर्फ उसको अपने स्कूल और कॉलेज से ये सर्टिफाई करा करके डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या जिस तहसील में है तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पास उसको अपना फॉर्म जमा करना पड़ेगा। तो और यही जो स्लैब है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के PhD और पोस्ट डॉक्टरेट तक है। तो ये अधिकार हमारे यहाँ थोड़े से ज्यादा हैं दूसरे राज्यों से, क्योंकि इसमें एडवोकेसी ने काम किया, लगातार हम इसमें प्रयास करते रहे। एक बहुत जो महत्वपूर्ण हमारी सफलता है हायर एजुकेशन को लेकर के, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में और आपको देखने को नहीं मिलेगी, कि अभी जब मैं यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था उस समय हमने एक इंपॉर्टेंट काम ये किया कि एक सुपर न्यूमरी सीट जो कि MPhil और PhD में विशेषकर कम सीटें होती थी, तो रोस्टर के हिसाब से 5 सीटें हैं तो 1 सीट इस बार आ गई। 3-4 साल बच्चों को वेट करना होता था कि जब तक 21वीं सीट नहीं आएगी तब तक जो है उनको दाखिला नहीं मिलेगा। तो एक सुपर न्यूमरी सीट यानी कि ओवर एंड अबव सीट हर डिपार्टमेंट में हर साल 1 सीट आएगी। और यदि किसी डिपार्टमेंट में जनरल कैंडिडेट के लिए 1 भी सीट नहीं है तब भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को 1 सीट मिलेगी। और ये सीट ओवर एंड अबव होगी टीचर्स के पास, जैसे कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पास 4, 6 और 8 शोधकर्ताओं का कोटा होता है, उसमें 1 सीट जोड़ करके 4+1, 6+1 और 8+1 हो जाएगी, तो उसको कोई मना नहीं कर पाएगा। तो अब ये स्थितियां हमारे राज्य में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक है। शिक्षा किसी भी समाज का आधार होता है और किसी भी राष्ट्र का भविष्य होता है। अब्दुल कलाम ने कहा था कि हम अगर इस देश को जो है विकसित बनाना चाहते हैं
तो जो हमारे हाशिए से बाहर फेंक दिए दबे कुचले लोग बना करके रखे गए हैं, उनको जब तक हम शामिल नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को एक संगठित और एक मॉडर्न डेवलप्ड नेशन नहीं बना सकते। तो हम छोटे से एक बिल्कुल विनम्र प्रयासों में लगे हैं कि जो हमारे भाई बहन बच्चे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो इस राष्ट्र को विकास करने में, इस राष्ट्र को महान बनाने में और विकसित बनाने में अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करें। हमारे बच्चे जो है पीएचडी स्कॉलर हैं, हमारे बच्चे नौकरियों में जा रहे हैं, और उमेश अभी जिसका 397वां स्थान है वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके गए हैं, और यूपीएससी उन्होंने 2 बार पहले भी क्रैक किया, लेकिन इंटरव्यू के में सफल नहीं हो पाए, इस बार इंटरव्यू से भी थ्रू हो गए। तो अगर हम क्षमताओं को देखें तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। 5000 के आसपास विजुअली इंपेयर्ड जो है वो देश भर में बैंकों में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्लाइंड हैं। मैं विजुअली इंपेयर्ड की बात कर रहा हूं, जो बैंकों में काम कर रहे हैं लगभग 5000 ब्लाइंड लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, टेस्टर हैं, वेबसाइट डिजाइनर हैं, वो हर उस पोस्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो जो है एक कांस्टेबल या किसी आईपीएस की जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये उनकी सीमाएं हैं, लेकिन हम सीमाओं पर देखते हैं हमेशा, उनकी असीमित क्षमताओं पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। कितने एडवोकेट हैं, एक मिस्टर रूंगटा है, आरएस रूंगटा, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और 100% ब्लाइंड है। जब वो कोर्ट में बहस करते हैं, जिरह करते हैं, और बहुत सफलताएं हैं उनकी, उन्होंने बहुत काम किया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो जब वो बोलते हैं तो जजेस ऐसे सुनते हैं जैसे उनके ऊपर कोई जादू हो गया हो। इस प्रकार से जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मानसिकता में बदलाव, हमारे अपने बच्चों की मानसिकता में बदलाव आए, कि जो बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, ये जो नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और यूथ हैं, उनके सोचने के तरीके में आए कि ये बच्चे या जो बच्चे पीडब्ल्यूडी है, हम किसी से कम नहीं है, हम भी बराबर के क्षमता वाले हैं, संविधान में बराबर की हिस्सेदारी है, और अगर हमें वो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम खुद अपनी आवाज उठाएंगे, और उस आवाज में बहुत सी आवाजें और शामिल हो जाएंगी। समाज में आवाज उठाएंगे, हम कोर्टों में आवाज, अदालत में आवाज उठाएंगे, पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठेगी और विधानसभाओं में उठेगी, ताकि हमें लोग समझें और हमारी आवाज सुनी जाए। इसमें मैं अभी जो मैंने समस्याएं बताई उसमें काफी कुछ छूट जाएगा, हम कभी और भी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बातें जो है वो सवालों में भी आ जाएंगी। एक बात है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेके इन बच्चों को या पीडब्ल्यूडी को जो है ट्रांसपोर्टेशन की भी काफी फैसिलिटी होनी चाहिए, और स्टूडेंट को फ्री ट्रांसपोर्टेशन। हमारी यूनिवर्सिटी में हमने किया है कि यूनिवर्सिटी बसेज एब्सोल्युटली फ्री हैं, इनमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। एक वैन की हमने व्यवस्था कर दी है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल से कैंपस और कैंपस से इनको वापस ले जाती है, और एक्सेसिबल लाइब्रेरी हमारे यहाँ है, 17 कंप्यूटर लगे हैं जिसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर हैं, और जिसमें बैठ करके बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी तक कर रहे हैं, और ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया है काम, जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर लेते हैं। तो ये चीजें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है, और एक्सेसिबिलिटी हर चीज में इनको चाहिए। और 5% रिजर्वेशन जब लागू नहीं हो रहा था तो इंदु कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मैंने इंदु कुमारी की ओर से एक पत्र भेजा था जिसको कि एडमिशन डिनाई किया गया था, और 5% रिजर्वेशन हाई कोर्ट के ऑर्डर से हमारे यहाँ लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार के मुख्य तौर पर ये राइट्स हैं। एक्सेसिबिलिटी उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वोट देने का भी अधिकार होता है इनको, और किस प्रकार से होगा एक्सेसिबिलिटी पे एक अलग हम कार्यक्रम करेंगे। मुझे लगता है कि मेरा अभी तक वन वे कम्युनिकेशन था, हम सुन नहीं पाए लोगों की बात, और बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें समाज के अत्यंत प्रबुद्ध लोग, प्रोफेसर डडवाल, श्री सीताराम शर्मा जी, हमारे कितने पीएचडी स्कॉलर, असिस्टेंट प्रोफेसर हमारी डॉक्टर सुरेंदर और मोनिका नेगी, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और एक सोशल एक्टिविस्ट सुचेता शर्मा को भी मैं देख रहा हूं, विनोद योगाचार्य जी हैं, बहुत से ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि हमारे जेआरएफ हैं, जैसे अंजना ठाकुर है जो बॉटनी में जेआरएफ हैं, और सीवियर डिसेबिलिटी है जिनको। तो मैं चाहूंगा कि
ये लोग या जो दूसरे लोग मुझसे सवाल करें और फटाफट हम क्विक बिल्कुल एक आंसर हम उनको दे पाएं। तो मैं अब माइक देता हूं अगली कार्रवाई के लिए अपने साथी और हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर एजुकेशन में पीएचडी स्कॉलर मुकेश को, जो डीएसवाई है, डिसेबल्ड स्टूडेंट एंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक भी हैं। मैं उनको माइक देता हूं कि वो आगे प्रश्नोत्तर का वो ठीक समझे तो वो, या हमारे साथी उमंग फाउंडेशन के संजीव शर्मा जी या विनोद जी इनके क्वेश्चन पढ़ करके अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। थैंक यू सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी संख्या में जुड़े और क्वेश्चन करने के लिए भी आप तैयार रहें, और मैं जवाब देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूं। थैंक यू सर, आपने बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दी डिसेबिलिटी के बारे में। वैसे तो आप डिसेबिलिटी के फील्ड में एक इंसाइक्लोपीडिया है हमारे लिए, आपसे बेटर शायद ही कोई जानता हो डिसेबिलिटी के बारे में। तो कुछ सवाल बच्चों ने किए हैं सर चैट बॉक्स में। तो पहला सवाल है प्रियंका शर्मा का। प्रियंका शर्मा सर प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के शिक्षा विभाग से ही एमफिल कर रही हैं। तो इनका सवाल है सर कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे इनका सवाल है कि इनमें क्या अंतर है, मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्रियंका शर्मा बेटा बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीजें बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल भी नहीं समझते हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी नहीं समझते हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको पुराना नाम मेंटल रिटार्डेशन था, इट्स सॉर्ट ऑफ अरेस्ट ऑफ माइंड। अरेस्ट ऑफ माइंड का मतलब है कि जब बच्चे का प्रीनेटल यानी जन्म से पहले या पोस्ट नेटल यानी कि जन्म के बाद जब उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा था, उस समय कोई ऐसी घटनाएं हो जाएं, दुर्घटनाएं हो जाएं जिससे उसका विकास रुक जाए, तो उसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। अरेस्ट ऑफ माइंड होता है, जिसका पुराना नाम मेंटल रिटार्डेशन था। ये दवाओं से ठीक नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं, ये अरेस्ट ऑफ माइंड है, ये प्रोग्रेसिव नहीं होता है। एक बार जितना दिमाग का विकास था उतना ही रहेगा, रुक गया। उसको हम बिहेवियरल थेरेपी से, उसको हम दूसरे टेक्निक से हम उसकी जीवन को सामान्यता की ओर ला सकते हैं, लेकिन हम उसको दवा के जरिए क्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई डिजीज नहीं है, वो अरेस्ट ऑफ माइंड है। अब मैं आता हूं मेंटल इलनेस पे। जैसा कि इसके नाम में जुड़ा है मेंटल इलनेस या मानसिक रोग या मनोरोग, ये किसी को भी हो सकता है। बहुत तरीके के मनोरोग हैं। कुछ मनोरोग ऐसे हैं जो हमारे समाज में हम आसपास रोज देखते हैं, जैसे सड़कों पे घूमने वाले मनोरोगी, जिनको हम एक नकारात्मक या खराब शब्द पागल से इस्तेमाल करके बोलते हैं, वो एक मनोरोगी होते हैं, जिसके ऊपर पिछला पूरा कार्यक्रम हमने किया था, उनके राइट्स को लेके, जो बेसहारा मनोरोगी सड़कों पर घूमते हैं, वो भी मनोरोगी हैं। और हमारे समाज में बहुत से ऐसे मनोरोगी हैं जो कि रोजमर्रा में हमें दिखते हैं और हम उनकी पहचान कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। कुछ मनोरोगी ऐसे हैं जिनको कि कुछ डिप्रेशन होता है या कुछ और उनके डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिनको कि हम पहचान भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो है किसी को भी हो सकता है। इसके कारण बहुत से हो सकते हैं। कोई शॉक लगता है, सदमा लग गया, उससे हो सकता है। कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, टेंशन्स हो सकते हैं, या किसी को भी हो सकता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और इसमें एक बुनियादी अंतर है। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लोग हैं वो लोग भी मनोरोगी हो सकते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों को भी मनोरोग हो सकता है, लेकिन मनोरोग वाले व्यक्ति को पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं कहा जा सकता। वो इंटेलेक्चुअली साउंड होते हैं लेकिन मेंटली साउंड नहीं होते हैं जब तक वो ट्रीटमेंट उनका हो रहा होता है। ये इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न मुकेश। थैंक यू सर। सो सर अगला प्रश्न किया है अभिनंदन शर्मा ने। अभिनंदन शर्मा बीएड किया है, इन्होंने एमएससी भी किया है, उसके बाद सामाजिक कार्य में हमेशा आगे रहते हैं। तो इन्होंने कहा है, नमस्कार सर, क्या प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में दिव्यांगों के लिए शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों में कोई आरक्षण है?
हाँ, इसका अभिनंदन जी मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं इसका। हमारे यहाँ 5% आरक्षण है हायर एजुकेशन में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, सारी यूनिवर्सिटीज में। पूरे देश भर में होना चाहिए था, लेकिन 2017 में हमारे यहाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर पर यह किया गया। और उसमें जो है जॉब्स में भी आरक्षण है, वो 4% आरक्षण है। तो और स्कॉलरशिप भी जैसा मैंने बताया मिलती है। तो हमारे यहाँ अभी काफी हद तक सुविधाएं और आरक्षण वो लागू किया जा रहा है। और हॉस्टल में भी प्रायोरिटी पे हॉस्टल मिल जाता है। किसी भी जो है हमारे यहाँ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को हॉस्टल डिनाई नहीं किया जा रहा है। वाइस चांसलर के ये प्रोफेसर सिकंदर कुमार के स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जिनका भी एप्लीकेशन आती है और कोई डिसेबिलिटी है उनको तुरंत हॉस्टल दे दिया जाए। तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ अभी दी जा रही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकिर अली जी का। तो ये कहते हैं कि ये अपने भाई के साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इनके भाई को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके बारे में कुछ गाइडेंस चाहते हैं आपसे। आपके लिए सबसे आसान होगा, जितने लोग हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो अगर हमारे उमंग फाउंडेशन के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैं संजीव जी से कहूंगा कि यहाँ पर नंबर डिस्प्ले कर दें, और वो नंबर बता भी देता हूं मैं। मेरा नंबर सबसे पहले नोट कर सकते हैं कि वो मुझे याद है, मोबाइल मेरे से थोड़ा दूर रखा है। तो वो आपकी कोई भी समस्या बहुत आसानी से हल हो सकती है अगर आप हमारे ग्रुप के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे साथ संवाद करते हैं, तो कोई भी दिक्कत आपकी हल हो जाएगी। जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अगर पुराना है तो उसको सारे जो लोग हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी सुन रहे हैं उस सर्टिफिकेट को तुरंत रिन्यू कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दें और हमारे ग्रुप में आप शामिल हो जाएं। मुझे एक बार इसी व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं बता रहा हूं 9418008595 9418008595। फिर रिपीट करता हूं 9418008595 9418008595। इस पे अपना नंबर और अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर दें, हम आपको ग्रुप का पार्ट बना लेंगे। कोई भी क्वेरी आपकी आसानी से उसमें सेटल हो जाएगी। तो एक स्वावलंबन नाम से एक पोर्टल है, उसके ऊपर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अपना ओल्ड सर्टिफिकेट और डिटेल और आधार कार्ड वगैरह उस पर अपलोड करना पड़ेगा। और जो नियरेस्ट आपका मेडिकल बोर्ड जहां होता है, जिस जिले में है उस जिले में आपको मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा और वहां आपका रीअसेसमेंट होगा और वो आपका ऑनलाइन आपको आपका यूनिक यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और वो बाई पोस्ट आपके घर भी आ जाएगा। और आप इस ग्रुप का पार्ट बन जाएं। आपके चूंकि भाई लोकोमोटर हैं, अगर डिसेबिलिटी के हैं तो अच्छा रहेगा कि आप इसका पार्ट तुरंत बन जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो समय भी काफी हो रहा है, तो मैं प्रोग्राम की आगे की मैं थोड़ा सा अनुमति दें अगर, तो अगर प्रोफेसर ललित डडवाल अभी जुड़े हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द हमारे लिए इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप ललित डडवाल जी भी हमारे बीच में अगर हैं तो जो है अवश्य कहें। प्रोफेसर ललित डडवाल, क्योंकि आप लॉ के प्रोफेसर हैं तो मुझे लगता है कि आप से बेहतर हमारे पास कोई अगला रिसोर्स पर्सन लीगल मैटर्स में नहीं होगा। तो चूंकि मैंने बताया मैं इलिटरेट वकील हूं, अनपढ़ वकील हूं, सब इन्हीं बच्चों के साथ काम करते करते सीख रहा हूं, फिर प्रैक्टिस करता हूं और समाज में अपनी बात शेयर भी करता हूं। तो आपने मुझे कहा था कि एक स्टूडेंट भी आपका लॉ में पीएचडी करना चाहता है, तो आप कुछ शब्द इस कार्यक्रम को लेकर के, इसकी रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करेंगे, क्योंकि समय बहुत सीमित है और ये विषय बहुत व्यापक है, तो इसके बहुत कम पहलू ही मैं जो है इसमें समेट पाया। सर आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, बिल्कुल। जी सर जी सर, सबसे पहले तो मैं उमंग फाउंडेशन को सर बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सर आप जो है बड़ा सराहनीय जो ये कार्य कर रहे हैं सर। जो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर कि राइट्स तो हमारे बने हुए हैं, लेकिन जो दिव्यांग हैं या जो और लोग हैं सर, उनको अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूक करने का कार्य है सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर उस लिहाज से सर जो आप ये जो
आपने जो कार्यशालाएं रखी थी, जो ये ऑनलाइन आपने वेबिनार रखे हैं, आपने बताया कि पहले भी आपने एक वेबिनार इस पे किया है, तो ये अत्यंत सराहनीय है सर। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा इस माध्यम से, बिकॉज लॉ का विद्यार्थी होने के बावजूद भी और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी ऐसे व्यक्ति से सीख सकते हैं जिसके पास बड़ा लंबा अनुभव रहा हो। और मुझे लगता है अजय श्रीवास्तव जी एक ऐसी शख्सियत है कि जो इस क्षेत्र में बहुत समय से जुड़े हुए हैं और बड़े सराहनीय कार्य इन्होंने किए हैं, चाहे वो PILs हो या कोई इनकी आवाज उठाने के लिए विश्वविद्यालय हो या सरकार के माध्यम, जहां तक भी आवाज आपकी पहुंची है। तो सर मैं बड़ा धन्यवादी हूं कि मुझे आपने मौका दिया। और सर मैं यही चाहूंगा कि मुझे भी सर आगे आप अपने साथ एसोसिएट कीजिए, और जो भी मेरे लायक हो सर, जिस प्रकार से भी मैं उमंग फाउंडेशन से डेफिनेटली जुड़ूंगा। और जहां पर भी सर मुझे लगता है कि आपको लगता है कि मेरी जरूरत है, तो सर काइंडली सर मुझे भी अपने साथ आप इन्वॉल्व कीजिए इसमें सर। एंड सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद प्रोफेसर डडवाल। अवश्य ही आप हमारे साथ आगे से आप साथी के तौर पे रहेंगे। यूनिवर्सिटी में टीचर होना एक अलग बात है, अपना सिलेबस कवर कराना, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनकी चिंता करना, लेकिन ऐसे विषयों पर समाज को जागृत करने का काम भी मैं अपेक्षा करता हूं कि हम सारे लोग मिलके करेंगे। जरूर सर, हमारे साथी अगर कुछ शब्द अपने आशीर्वाद के लिए कहें, सीताराम शर्मा जी बड़े कवि हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। तो श्री सीताराम शर्मा जी। नमस्कार श्रीवास्तव जी, आपका जो वक्तव्य था आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से विभिन्न पहलुओं को छुआ और हमारे लिए तो ज्ञान वर्धन के साथ साथ बहुत प्रेरणादायक रहा। और साथ ही जितने भी प्रतिभागी रहे इस वेबिनार के, इस परिचर्चा के, उनके लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छा मौका आपने ये प्रदान किया। और मैं तो सचमुच बड़ा मशकूर हूं आपका। और इस बात से बहुत हौसला हुआ है कि आपने जो बताया कि इतनी ऊंचाइयों को ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो इसलिए छू पा रहे हैं क्योंकि इनको आगे लाने वाले आप जैसे लोग इस समाज में मौजूद हैं। मैं सचमुच आपका व्यक्तिगत रूप से तथा जो पूरा समाज है उनकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे और अधिक लोगों की हमें आवश्यकता है। और रही दूसरी बात, खैर आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने दो शब्द रखूं। मैं भी ऐसे ही कुछ जो प्राणी हैं इस कायनात में, जो बोल नहीं सकते, जो बहुत सारी अपनी बात नहीं रख सकते, या हम इंसान जिनकी बात नहीं समझ सकते, मैं अभी वहां से शुरू हुआ हूं। लेकिन आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो ऐसे इंसानों के साथ और उन ऐसे इंसानों को एक मुख्य धारा में जोड़ने में लगे हुए हैं। आपके प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने वाले कार्यक्रमों में भी आप मुझे जरूर जो है वो एक मौका दीजिएगा ताकि मैं आपको सुन सकूं और आपके विचारों से लाभान्वित हो सकूं। और जो मेरे और लोग हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, उनको भी इससे जोड़ सकूं ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद शर्मा जी। इनका एक परिचय जिन्होंने थोड़ा सा संकेत दिया, ये जो सड़कों पर बेसहारा कुत्ते हैं, ये उनके लिए तन मन धन से काम करते हैं। उनकी सारी सेवा, उनके भोजन का प्रबंध करना, उनका इलाज कराना, उनका अल्ट्रासाउंड, उनकी सर्जरीज, और ये अपनी पॉकेट से करते हैं। इन्होंने सैकड़ों हजारों कुत्तों को अपना मान करके, जो बेसहारा थे, और भी पशु पक्षियों के साथ जुड़े हैं ये, लेकिन विशेष करके जो जिनको हम डंडा मार करके भगा देते हैं, ये उनको अपना बच्चा मान करके अपनाते हैं और समाज में एक अनुकरणीय उदाहरण भी आप प्रस्तुत करते हैं। वैसे ये हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब अगर कोई प्रश्न और नहीं है तो मुकेश से अनुरोध है कि आगे की कार्रवाई जो है करें। जी सर, जी सर, जी सर। सर हमारे साथ कुछ बहुत से लोग पहली बार जुड़े हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा एक वीकली प्रोग्राम होता है हर रविवार को 7 से 8 के बीच। ये हम एक ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पे हर
हफ्ते हम नई नई सामाजिक कार्य या फिर सामाजिक जो हमारे पास पहलू होते हैं उन पर मुद्दों पर हम बात करते हैं। तो जो नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं हमें, तो उनके लिए मैं नंबर शेयर कर दूंगा, वो सभी उस नंबर पे टेक्स्ट कर दें और हम आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रतिभा ठाकुर, जो कि प्रदेश विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, तो उनसे आग्रह करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी के लिए और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं लोग, गणमान्य लोग, उनके लिए। प्रतिभा ठाकुर। हमारे साथ प्रोफेसर जेडी शर्मा जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी प्रतिभा। प्रतिभा। धन्यवाद मुकेश। सभी को मेरा सादर नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला के आज भाग 2 में हमने विशेष दिव्यांगजनों के अधिकार व उनके संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त की, जो हमें हमारे मुख्य वक्ता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर श्रीमान अजय श्रीवास्तव जी ने उपलब्ध कराई। वे अजय श्रीवास्तव सर विशेषज्ञ सदस्य राज्य विकलांगता सहकार बोर्ड हिमाचल प्रदेश, स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्सेसिबल इलेक्शन, मेंबर ऑफ स्टेट मेंटल हेल्थ एसोसिएशन से जुड़े हैं। साथ ही इन्होंने दिव्यांगजनों के लिए उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके शिक्षा के स्तर को, उनके सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए समाज में एवं कानूनी स्तर पर बहुत अधिक प्रयास किया हुआ है। मैं सर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज उन्होंने हमें उन बातों के बारे में जानकारी दी जिनके विषय में बहुत से दिव्यांगजन एवं समाज का एक बड़ा वर्ग अनभिज्ञ रहता है। इन कहते हैं लास्की के अनुसार, जो एक पॉलिटिकल थिंकर है, उनके अनुसार अधिकार व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं क्योंकि अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। परंतु अधिकारों का सही प्रयोग वही इंसान कर सकता है जिसको अधिकारों के विषय में जानकारी प्राप्त हो। अतः इन अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान करने के लिए मैं श्रीमान अजय श्रीवास्तव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए प्रबुद्ध जन श्रीमान विनोद योगाचार्य जी, संजीव शर्मा जी, श्री सीताराम शर्मा जी, प्रोफेसर श्री ललित डडवाल जी एवं अन्य जितने भी गणमान्य श्रोतागण जुड़े हैं, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ इस श्रृंखला से जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि आगे आने वाले हमारे अन्य कार्यक्रमों में भी सभी इसी प्रकार श्रोतागण जुड़ेंगे तथा अपने आसपास के व्यक्तियों जनों को भी इसके बारे में सूचित करेंगे, ताकि जो एक प्रयास समाज में मानवाधिकारों के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए उमंग फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, वो समाज के एक बड़े वर्ग तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।